नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आतंकवाद से कैसे मुकाबला किया जाए। हालांकि ये कहना है कि ये जो प्रोरोगेटिव है गृह मंत्रालय का, लेकिन फिर भी जो सरकार चला रहा है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती है। और आज हमने देखा कि शशि भूषण का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस अंतिम संस्कार में इतने लोग भावुक हुए कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और जिन 7 परिवारों पर ये कहर बरपा है, उन परिवारों की जो व्यथा है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन रोज रोज निंदा करना और परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करना, ये कब तक चलेगा? ये एक सोचने का विषय है। आप तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की कोनो ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जब तक वो आतंकवाद समाप्त नहीं करता है। और कहा है कि पाकिस्तान कभी भी 75 सालों से लगातार पाकिस्तान चाह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान बनने लगी, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं और सरकार का स्टैंड जो है अप्रिशिएट करने लायक है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज संस्कार हुआ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर सांसद भी पहुँचे, और जिस तरीके से उस परिवार के साथ पूरा सहयोग किया गया और कहा गया कि जो सरकार ने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को फुलफिल किया जाएगा। हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक ही आतंकवाद की आग में जम्मू कश्मीर सुलझता रहेगा और कैसे इसका निपटारा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सरबजीत सिंह जौहल जी हैं, बीजेपी से सीनियर नेता हैं। आपका स्वागत है सरबजीत जी। मेरे साथ राजीव सराफ जी हैं, क्या कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े सीनियर नेता हमारे, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। पहला ही बशीर साहब शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद लोगों की डिमांड थी कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई, लेकिन शुरुआती दौर में ही आपको एक बड़ा यानी एक चैलेंज आपके लिए आया कि आतंकवाद फिर से कहीं पनपना शुरू ना कर दे। क्या कहेंगे आप? जी विनोद जी, ये चैलेंज बड़ा पुराना है जी। इस चैलेंज का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा किया। इस चैलेंज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स और अनगिनत वर्कर शहीद हुए। अब चूँकि 10 साल से यहाँ जो गवर्नमेंट थी वो 10 साल के बाद चुनाव हुए, 5-6 साल से तो प्रेसिडेंट्स रूल के तहत चल रहा था सिस्टम। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 6-7 महीनों में जम्मू में लगभग 1 साल होने लगा कि जम्मू के अंदर बहुत मिलिटेंसी बढ़ गई थी, बड़े हादसे हुए। अब ये कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट जो है हुआ, जिसमें कंपनी के लेबरर्स टारगेट हुए। मैं ये समझता हूँ कि शायद जब कोई वाक़ा हो जाता है उसके बाद हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और उसके बाद हम फिर बैठ जाते हैं। वक्त आ गया है। हम प्रेस रिलीज जारी करते हैं, हर एक अखबार में चाहते हैं कि अच्छी स्पेस मिले। हमने परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है, हम चिंतन कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ कि हमको एक सीरियस फैसले लेने हैं। और सीरियस फैसला ये है कि गवर्नमेंट में कभी कभी क्या होता है कि बयानात आते हैं कि जनाब मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, जनाब ये आखिरी हदें फलांग रही है, आखिरी कुछ 100 हो गए, कोई 150 हो गया, कुछ इस तरह हो गया। लास्ट टाइम कहा गया था 80 है। हाँ, 80 अभी है। 80 बचे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि शायद वक्त आ गया है कि हम उनको ना गिने, हम ये देखें कि कहाँ हमें कमज़ोरी हो रही है। ये जो सोनामर्ग में ये वाक़ा हुआ है, ठंडी जगह है, और ये जो परसों ही हुकूमत ने हलफ लिया, कल तो एमएलए हलफ ले रहे थे, आज भी ले रहे हैं जी। और इसके साथ अगर मैं जोड़ूं तो मैं समझता हूं कि शायद ये गलत है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट मिलिटेंट्स का रहा है। इससे पहले भी किलिंग हुई हैं, टारगेटेड किलिंग हुई हैं, ये भी टारगेटेड है। तो इसको मुझे लगता है कि जो ये जो कमांड है, जॉइंट कमांड, वो बैठे ये देखे कि किस जगह पे हम कमज़ोर हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बशीर साहब, एक सवाल ये उठता है कि कल तक आप कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, चाइना तक की बात करते थे। आज आपको एहसास हो गया कि वाकई में ये मुल्क इस लायक नहीं, इनसे बातचीत करनी चाहिए? पहली बात यह है कि
फारूक साहब ने वक्तन फ़ौक्तन बयानात दिए हैं और आज जी। जो आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि हमसाया मुल्क है और हाल ही में आपने देखा होगा वहाँ गए थे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, हाँ। डॉक्टर एस जयशंकर कहीं ना कहीं जब हम बात करते थे तो हमको कहते थे एंटी नेशनल है। जब जयशंकर जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बाज़ाब्ता एक सम्मेलन में स्वागत भी किया, अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा माहौल में, जो मौजूदा माहौल वर्ल्ड में बन रहा है, यूक्रेन में जंग हो रही है, वहाँ गाज़ा में जंग हो रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम उसी नज़र से देखें, कन्फ्लिक्ट किसी चीज़ में नहीं है, बातचीत से ही होगा। जी। अब चूँकि अगर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ फारूक साहब ने कहा है कि भाई फैसला तो लेना पड़ेगा, 35 साल हो गए, कब तक हम झुलसते रहेंगे। और ये जो आपने कहा कि परिवार जो 6-7 परिवार हैं जो जख्मी हैं, वो भी बेचारे झुलस रहे हैं। अनगिनत परिवार हैं, जम्मू कश्मीर पूरा जख्मी है। मैं अगर कहूँ जम्मू कश्मीर पूरा जख्मी है। मगर मैं कभी कभी ये जब सुनता था कि जनाब ये ख़त्म हो गए, आखिरी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इन बयानात की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमको सीरियसली, चाहे अब गवर्नमेंट यहाँ बनी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, हम पहले भी जिम्मेदार थे, हमने पहले भी जिम्मेदारी से काम लिया, हमने कभी भी गैर जिम्मेदारी से काम नहीं लिया है। और आज भी हम कहते हैं कि बैठ के सोचें कि इसका फाइनल हल क्या है। जानना चाहिए। सरबजीत जी, आप अब इसको यू टर्न बोल रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री, हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो वो बस लेके गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो बिना बुलाए चले गए थे, फिर एस जयशंकर भी रिसेंटली टूर करके आए हैं, जो सरहदों पर अमन हुआ है, डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी हुई है। अगर ये बात वकालत करते हैं तो आप इसका विरोध करते हैं, आप करें तो ठीक है। देखिए विनोद जी, देर आए दुरुस्त आए। अब हाँ, थोड़े दिन पहले ही यहाँ इलेक्शन संपन्न हुए जी, और चूंकि एक वोट की राजनीति चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था जी, जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, वहाँ पर उनको बीच लेना चाहिए जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी माननीय हमारे फारूक अब्दुल्ला जी को समझ आ गई ये बात जी, जो भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा स्टैंड रहता है जी। अब ये जो यहाँ के हालात हैं विनोद जी, बड़ी मुश्किल और कड़ी मुशक्क़त के बाद ऐसे हालात यहाँ बने हैं। आज श्रीनगर में कितने परसेंटेज वोटिंग हुआ, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, क्या हालात थे। तो मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेवारी है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सरकार में है, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि जैसा आज माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कश्मीर में, जम्मू में, इसको मेंटेन रखा जाए। हम तो यही कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो हमारी पीठ पीछे खंजर घूमता है। जब भी यहाँ हालात साजगार होते हैं तो वहाँ से जो मिलिटेंट हैं, वहाँ से जो आतंकवादी हैं, उनको भेजता है। और हमारे, आज मैं कह रहा हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर जख्मी है। कल आज देखो कैसे वो अबरोल जी और श्रीनगर में और कितने और ऐसे निहत्थे लोग जो वहाँ काम करने के लिए गए थे, उनको किलिंग होती है और पूरा पाकिस्तान का हाथ है इसमें। और इनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से बात, जब भी हम बात करने गए तभी हालात ऐसे खराब हुए। आज इतने अच्छे माहौल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बड़ा चेहरा है उनके सामने है, उनको मालूम है कि आज अगर हम गोली चलाएंगे बॉर्डर पे, ऐसे वो हमारे पीठ पीछे ऐसे बार करते रहेंगे, प्रॉक्सी बार जिसको कहते हैं, ताकि यहाँ के हालात खराब रहें। और मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से यही है, कांग्रेस से भी, कि यहाँ देश का बात आती है, यहाँ नेशनलिटी की बात आती है, वहाँ इनको साथ देना चाहिए। ये हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा उसके साथ बात करने की बात करते हैं। जो बात जम्मू की जनता को, जम्मू पूरे हिंदुस्तान की, भारत की 140 करोड़ जनता को ये बात हजम नहीं होती है। सबको पता है कि पिछले 40 साल से, 50 साल से कैसे जो आतंकवादी हैं वो हमारी पीठ पीछे से आते हैं और कितनी वारदातें, जम्मू में कितनी वारदातें, बसों में बम फटे, यहाँ बाजारों में बम फटे। हम 50 साल हो गया ये देखते हुए, और फिर हम उस पर यकीन करते हैं। तो ये कहाँ का, हमें दिख रहा है सब कुछ। तो आज अच्छी बात है कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया, कम से कम को ये तो पता चला कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चाहते हैं
जी देखिए, जी मैं जब ये सुनता हूँ, 10 साल से तो हम हुकूमत से बाहर थे। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए कि हम वापस आए। जी। लोगों का मैंडेट आया, इलेक्शन कैंपेन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इलेक्शन कैंपेन में बहुत कुछ कहा गया। हम कब एंटी नेशनल थे? कब नहीं हमने लड़ाई लड़ी? और मैं बशीर दावे जी, से कहता हम ये नहीं कहते हैं कि आप कब एंटी थे। नहीं, एक बार सुन लीजिए। हमने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा अगर था। आपने समझा, अगर आज आपको 5-7 दिन में हम कोई आपके ब्लेम नहीं लगा रहे, पहले हम मैं ये कह रहे हैं कि कम से कम आपको शुक्र पता है, चला ना क्या ना, हुआ है। शुक्र है। और आगे भी ऐसे हालात जो हैं साथ रखने में आपका साथ चाहिए। शुक्र है अभी लॉ एंड पूरा ऑर्डर भारत आपके पास देख रहा है, अभी पूरा भारत नहीं, ये साइमल्टेनियसली चलेगा। एक मिनट लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, काम यहाँ सब सुन आपने लीजिए, करना है, पहले देखना मुझे है। सुन लीजिए। सवाल जो आया, आपने जो बात की, 10 साल से हमने कहा कि अब बात करो। आज हम कहते हैं ठीक है जी, मुश्किल है, मगर मैं आपको बताता हूं कि 10 साल में आप क्या करते थे, आज वही चीज हो रही है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो किसका इंतजार कर रहे हैं, पहले ये बताइए। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो हालात हो रहे हैं, ये तो 35 साल होने लगे। जम्मू कश्मीर झुलस गया है, और आपने भी देखा, आपने रात आज को किया। वो हालात नहीं एक मिनट, रहे, रोज पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग, गोले फेंकता, आज वो हालात नहीं है। वो कैसे आज बंद ये हुआ? बिना हाँ, आज ये यही तो मैं कह रहा हूं आपको, वो बंद कैसे हुआ? चोर दरवाजे बैक से चैनल, आके बैक चैनल जहां आपने भी निहत्थे चलाया, लोगों को मारा चोर है। दरवाजे से ही वो बंद करवाया हाँ, आपने, बैक जी। चैनल यूज किया, ये भी करिए। और अभी हाल ही में जब शहर गए देखिए, वहां, हम तो अब वो घर से टिफिन कैरियर तो लेके नहीं गए थे, वहां बैठे, खाना भी खाया, मिले भी। हम चाहते हैं कि भाई इंगेज करो। इंगेज करने से मैं कहता हूं कि अगर आपके पास अदर ऑप्शन है तो किसने रोका? मैं दूसरी चीज कहता हूं कि हालात बिगड़ने में, मैं हर तीसरे दिन एक बयान सुनता था। डीजीपी साहब कहते थे जनाब 50 रह गए, और होम मिनिस्टर साहब कहते थे जनाब सफाया हो गया। लेकिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। और ये बड़ी बड़ी जो कल वारदात हो गई है, हर मामले में गरीब ही मरा है। बिल्कुल। हर मामले में गरीब है, चाहे ये कहीं का भी हो, वो गरीब ही इसमें शिकार हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल तो करें। चलिए राजीव जी नहीं विनोद जी, एक मिनट, थोड़ी सी बात है। इन लोगों को एक हालात और ये देखना चाहिए, और राजनीति से ऊपर उठ के हमने ये कदम उठाना चाहिए। ये नहीं है कि पाकिस्तान पाकिस्तान का गाना गाएं और रोज वो वहां से हथियार बेच के निहत्ते हमारे लोगों में। हम कहते हैं कि आपको वो जो राग है ना अपना, जो एजेंडा आपका मैनिफेस्टो में है, उससे बात कीजिए। कम से कम हमें उन चीजों से ऊपर उठ के आज देश हित में, आज जो उसमें जरूर हमने सहयोग करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान पाकिस्तान का जो गाना है उसको आज के बाद कम से कम बंद करना चाहिए। को लेने को बड़ा ध्यान दिया, हम उसकी सराहना करते हैं। आपने अपनी बातचीत में 10 दफा नाम लिया, मैं नाम ही नहीं लेता हूं जब तक वहां से बात लिया जाए। और ये बीजेपी का स्टाइल बन गया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान करके आप इसको मत बढ़ाइए। परसों क्या हुआ है, हम क्या कह रहे हैं, परसों नेशनल क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो अब आप सबूत मांगना छोड़ेंगे? मणिशंकर अय्यर जी की जुबान जो चलती है, कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, मोदी को कैसे हटाना है। देखिए, मैं विनोद जी, पहले मैं उस बात पे आऊँगा कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी इस देश में की बगैर अपोजिशन को पूछे। आता हूँ वहीं पे घूम के वहीं आऊँ। अच्छा, नोटबंदी की और एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने बगैर पूछे समझे ले लिया, और जिस उनकी डेथ हुई। नोटबंदी का कारण क्या था? आतंकवाद खत्म। और 15 दिन के बाद 2000 के नोट आतंकवादियों से ही मिले। पहली बात ये हुई। फिर उन्हें मुझे को बताओ, 10 साल और 11वें साल तक इनके पास हुकूमत रही, डबल इंजन की सरकार रही। मिलिटेंसी में कहाँ फर्क रहा? पहले जो वहाँ कश्मीर में लोग थे, सिलेक्टिव किलिंग के बाद वो भी बेचारे पलायन कर गए। जो इतने साल मिलिटेंसी में वहाँ रहे, परमानेंट वहाँ के बस्कीन थे, वहाँ के वो रहते थे, नौकरी भी करते थे। हमारे जम्मू के कई लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनको जम्मू आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा, भाई हमारी नौकरियाँ जी कहीं आप एडजस्ट करो। अब हम श्रीनगर में सुरक्षित नहीं हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब वहाँ गए पाकिस्तान, अब उनको तो खुलासा करना चाहिए मेरी क्या बात हुई, किस किस मुद्दे पे बात हुई, हमने क्या अचीव किया, क्या पाया, क्या खोया। कोई बात नहीं है। या बिरयानी खाने गए थे तो वो भी बता दें, भाई हम सिंपल बिरयानी खाने गए थे, गेट टुगेदर था, हम वो भी यकीन मान लेंगे। राजनाथ सिंह का पीछे एक बयान था कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार हैं अगर वो हमारे यहाँ ये आतंकवाद बंद करे, यानी बातचीत पे राजनाथ सिंह भी बात कर रहे थे।
तो तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सिंपल सी बात है कि ये जिम्मेवारी से भागेंगे कब तक? 10 साल हो गए, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, सारा कंट्रोल इनके पास है, डिफेंस इनके पास है, ये बॉर्डर सारे इन्हीं के पास है। बताओ, आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, उम्र 8 दिन नहीं हुए अभी जुमा सरकार, मेरे को लग रहा है अभी उनको अभी भी नहीं यकीन आता होगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गए, क्योंकि 10 साल फ्री वेले बैठे रहे। अब मेरा कहने का मतलब है कि अब ये घटनाएं हुई तो इन पर डाल दो, जिम्मेवारी से बचने से कुछ नहीं होगा, आपको सीरियसली इस चीज़ को लेना पड़ेगा। और हमारे इनोसेंट किलिंग्स और हमारे लोग जो हैं, जब तक उनमें ये एक भावना नहीं रही, सुरक्षित भावना नहीं रहेगी, हमारे सरकार बनाने दिल्ली वालों से डबल इंजन ट्रिपल इंजन, कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला। चलिए आप दर्शकों को बता विनोद जी, एक बात नरेंद्र सोनू जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन्होंने हाल ही में चुनाव लड़ा है। नतीजे जो होते हैं वो आवाम के हाथ में होते हैं, आवाम जो करते हैं, लेकिन इन्होंने आपका मनोबल नहीं गिराया है। सोनू जी आपका बहुत स्वागत अच्छा, है। मुबारक है। हाँ विनोद जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि यहाँ नोटबंदी हुई, हमसे पूछा नहीं गया। ना मैं आपको थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। इस नोटबंदी का क्या हुआ आपको मालूम है? ये पाकिस्तान जब कांग्रेस का सरकार थी, रोज जाली नोट वहां से छाप के हमारे देश को कमजोर करने के लिए, आपको भी पता है कितनी जाली करेंसी आती थी। और मैं इनको जानकारी दे दूं कि नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की पूरी कमर टूट गई है, वहां की इकॉनमी, वहां का जो स्ट्रक्चर था पूरा टूट गया, क्योंकि वो यहाँ जो जाली नोट थे, यहाँ पाकिस्तान वहां से छपवा के यहाँ भिजवाता था। ये तो ओपन बात थी। ये इसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही नोटबंदी हुई, देख लीजिए, जैसे ही नोटबंदी हुई उसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली जो उसकी कमर टूटी है, वो आज आपके सामने है। वहां अगर ट्रक गाड़ी का जाता है ना आटे का, तो लोग लूटते हैं इतनी। वहां पर आज 250-300 रुपए केजी आटा बिक रहा है। वहां चावल, वहां के हालात का पता करो। और ये सारा, अरे भैया कहाँ 50 रुपए बिक रहा है? आपको किसने कहा? अरे 250 रुपया लीटर है। आप जाते ही नहीं, ऐसे आप बोल दोगे कि अभी बात सुनिए मेरी। ये जो नोटबंदी है ना, इसके होने से आज उसकी आज कमर टूटी है। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। वो पहले बोल देते हैं नोटबंदी है, तो आपका मतलब है कि करोड़ों रुपया जो, अरे जो 4-5 लाख करोड़ थे वो सब बाइट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होने दिया। बहुत अच्छा उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसला था, जिनके गले बड़े होते हैं उनको फैसला था। सुनिए, और पाकिस्तान की आज कमर टूटी है उस नोटबंदी की वजह से टूटी है। ये आपको मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। हम मान गए, हम लोग आज भी अच्छी ग्रोथ में हैं, आपको भी पता है। कितनी ब्लैक मनी आई है ये बताओ मुझे? नोटबंदी करके लोगों का पैसा वाइट हुआ। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, लोगों के पैसे वाइट हो गए। आप क्या बोल रहे हो? नोटबंदी से आपके पास 100 रुपए का हिसाब नहीं है। कितना ब्लैक मनी पकड़ी है? पाकिस्तान करेंसी पे चल रहा है। आपको आपको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। अच्छा सुनिए, नोटबंदी के फैसले से पाकिस्तान, नोटबंदी के फैसले के बाद यहाँ जो पत्थरबाज अभी जो एक जितना पैसा जाली आता था सारा बंद हो गया। हमने माना कुछ पीरियड हमने देखा नेपाल से भी छपते थे। अब पीछे एक न्यूज आई कि गुजरात में डुप्लीकेट नोट छप रहे हैं। हाँ। और महात्मा गांधी जी की अनुपम खेर की फोटो, वो लाइसेंस में मिल गया। अनुपम खेर की फोटो लगी है और करोड़ों के नोट हमारे लाइसेंस उधर का लगेगा। नोटबंदी चाहिए। एक मिनट में, क्योंकि हम ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट, जो बात से बात आई, नोटबंदी गलत फैसला था। नोटबंदी गलत फैसला था और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे मुल्क की इकोनॉमी हमारी भी खराब हो गई। मैं दूसरी बात, आप तो 2000 का नोट छापा, क्यों छापा? फिर वो बंद कर दिया। अगर आपने 1000 का बंद किया तो 2000 का क्यों छापा? ये फैसला नहीं था। 500,000 के बंद 2000 का छापा, फिर वो बंद कर दिया। 500,000 के बंद, उसके बाद डिजिटल, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, और आप बात नहीं समझ रहे हैं। आपको ये बात मानो कि पाकिस्तान की जबरदस्त कमर टूटी है ये नोटबंदी से। मैंने कहा वो सब फेक करेंसी पाकिस्तान से आती थी। उमर अब्दुल्ला का, क्षमा कीजिए, फारूक अब्दुल्ला का यू टर्न लेना कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होनी चाहिए जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 75 साल लग गए कश्मीर को पाकिस्तान बनाने में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ है और ना ही पाकिस्तान को कामयाब होने दिया जाएगा। ना होगा। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो जो हमारे 7 हिंदुस्तानी जी, वो बाहर के भी थे, जम्मू के भी हमारे अमरोल साहब थे, एक कश्मीर से डॉक्टर साहब थे,
उनकी जो मैं कहूँगा हत्या की गई टेरर अटैक के द्वारा, मैं उसको पुरजोर शब्दों से कंडेम करता हूँ। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जो साथी हमसे चले गए हैं उनको परिवार को ये सहानुभूति दे सके या परिवार को इस सदमे से बाहर निकलने की शक्ति दे, और जो बीमार हैं उपचार अधीन है वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पर रहे। विनोद जी, बात ऐसे है, कोई क्या बयान देता है क्या नहीं देता वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज बरोल साहब की क्रिमेशन पे गया था, जो वो माहौल है ना वो देख के दिल दुखी। यानी उनकी जो भावनाएं हम शब्दों में बयान नहीं कर हमारे सकते, पास कभी शब्द है ही नहीं कोई। मैं कहता हूँ कि जब उनकी मैं बीवी की तरफ देखता हूँ तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, व्रत था। तो रात को वो जो मैंने पेपर में पढ़ा कि उनकी शाम को वीडियो कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा मैं मंदिर से पूजा करके आती हूँ तो फिर मैं आपका चेहरा देख के तो मैं व्रत। नहीं कोई जस्टिफिकेशन होगा, नहीं होगा। और बीजेपी भी नहीं चाहती है, अभी कौन सी सरकार चाहती है यहाँ ये कुछ हो, कुछ चाहता थोड़ी है, हम तो यही कहते हैं। लेकिन ये बात है जो ताकतें चाहती हैं उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अखबारी बयान नहीं। बहुत सैली है, बहुत भाषण हो गया, बहुत कुछ हो गया, हम सब कुछ कहेंगे। आपने जो करना है कीजिए, पूरी देश की जनता आपके साथ। मैं तो ये समझता हूं, मैं उस कमीशन से होके आया हूं, मैं इमोशनल भी हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने जो करना है कीजिए, हम एक एक भारतीय आपके साथ हैं। भाई इस मसले का हल जो है अब देखिए वो निकलेगा कैसे, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। भाई बातचीत तो एक ऐसा मसला है ना, बातचीत तो भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट आज भी कर रही है। अगर बॉर्डर शांत है, सीज फायर है, तो डीजीओ लेवल पर बातचीत है ना, तो बातचीत ही मसले का हल है। हम तो ये कहते हैं कि आप जो भी आप इसमें करना चाहते हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मेरे ख्याल यहाँ कांग्रेस भी है, एनसीपी है, बीजेपी भी है, पीडीपी भी है, और भी जितनी बार होगी वो सब तो इसके खिलाफ। मिलिटेंसी का अगर सबसे ज्यादा किसी ने भोगा है तो वो तो कश्मीर बेस्ड पार्टियों ने भोगा है। सोनू जी, इस वक्त हमारे साथ अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अरुण जी, इस जो हुआ है इस वक्त 7 लोगों की मौत हुई है और जुम्मा नई सरकार बनी थी, एक लंबे अंतराल के बाद हमने इस पर चर्चा भी की थी, आप भी हमारे साथ थे, मौजूद थे, कि इसका इम्पैक्ट इस सरकार में व्यापार पर क्या असर रहेगा। हमने बड़े पॉजिटिव चर्चा की थी, लेकिन इस इंसिडेंट, आतंकी वारदात के बाद ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो जो मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूँ जी, मुझे लग रहा है कि आज भी हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। आज वक्त था कि हम लोग जो हैं इस बात का चिंतन करते कि जिन लोगों की इस हादसे में जो मिलिटेंट अटैक है उसमें जो डेथ हुई है, उनके परिवारों का भविष्य कैसे सुधरेगा, या उनके लिए हम गवर्नमेंट को क्या मांग सकते हैं, और गवर्नमेंट को हम लोग किस तरह से फोर्सफुली हम उन पे दबाव डाल सकते हैं कि इन लोगों के परिवारों की सुरक्षित जो आगे की सुरक्षा जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। देखिए, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसकी हर तरफ भर्त्सना की जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं दोहराई ना जाएं। जी।
लेकिन मिलिटेंट्स जो घर से इस तैयारी के साथ आते हैं कि भाई हमें या तो मरना है या मारना है, उसके आगे सब बेबस हैं। मैं दाद देना चाहता हूं कि आपके ही एक यहाँ पर जिन्होंने ये कहा कि वो वहाँ पर गए थे और जिस तरह का वहाँ पर उन्होंने वातावरण देखा, और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम लोग जो हैं इस तरह की घटना की भर्त्सना करें, ना कि एक पॉलिटिक्स जो है बार बार हम उस चीज के ऊपर आए कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं जब भी हों, हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज न करते हुए हमें उन परिवारों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में विचार करना चाहिए कि उनकी जो आगे की जिंदगी है वो किस तरह से सुरक्षित हो सके। यहाँ तक इम्पैक्ट की बात करते हैं, देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो घटना है एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें 7 लोगों की जान गई है। और वो जो घटना हुई है, देखिए वो जो काम कर रहे थे, वो जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता जा रहा है उसी के ऊपर काम कर रहे थे। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है कश्मीर को भी होना था और जो टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर जाते हैं उनको भी होना था। तो लेकिन आज जो है, आज मैं बड़ा दुख से कहना चाहता हूँ, हमने पहले भी ये बात कही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, और इसके साथ साथ चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट यूटी गवर्नमेंट है, मिल करके काम करें। सिक्योरिटी फोर्सेस। अरुण जी आखिरी सवाल, अरुण जी आखिरी सवाल आपसे, जैसे आपने खुद ही कहा कि टनल का निर्माण होता, कश्मीर की आवाम को फायदा होता, जम्मू की आवाम को फायदा होता, टूरिस्ट आते, क्या आतंकी कश्मीर की आवाम के सगे हैं, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं पहले भी एक बार डिबेट में कह चुका हूँ कि 2% लोग जो हैं, वो 2% लोग जो हैं हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, और 98% लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा जो सब काम जो है वो स्मूथ चलता रहे, मिलिटेंट्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें। और मैं समझता हूँ कि वो 2% जो हैं अभी की, मैं उसको उनकी कामयाबी नहीं गिनता, लेकिन कई बार ऐसे हालात बनते हैं, बहुत देर से उनको लग रहा था कश्मीर में बिल्कुल शांति चल रही है, किसी तरह की मिलिटेंट अटैक जो है हम नहीं कर पा रहे, और वो मौके की तलाश में थे। और हो सकता है, मैं जिस तरह से कहूँ, कई बार ऐसी सिक्योरिटी में चूक भी होती है जी। और आज का दिन जो है इस चीज़ को मतलब सोच करके कि भाई किस तरह से उन बच्चों के बारे में, उनके परिवार के बारे में हम लोग बातचीत करें, गवर्नमेंट को फोर्स करें, बजाय इसके कि हम आपस में एक दूसरी पार्टी को दोषी बनाते रहें और क्रिटिसाइज करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से हमें राजनीति या पॉलिटिकल उससे उठ करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को छोड़ करके एकजुटता के साथ आतंकवाद के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं बशीर साहब से जानना चाहूँगा। बशीर साहब, मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था जिसमें उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि अफजल गुरु को फांसी दी गई, हमसे पूछा नहीं गया। जी, आतंकवादियों के साथ हमदर्दी अब मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं बन रहा है। देखिए पहली चीज़ ये है कि जो आपने सवाल किया, उमर साहब ने अफजल गुरु के मामले में क्या कहा या किस तरह, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा जी। और अरुण गुप्ता साहब कह रहे थे कि पार्टी पॉलिटिक्स से अब ऊपर उठ के उठ करके जो टेररिस्ट है उसका कोई धर्म नहीं है, जाति वो नहीं, धर्म नहीं है, कोई उसका धर्म कोई- नहीं है। जी। उसके सामने एक आतंक फैलाना है, वो अपना काम कर जाता है। 10 साल से पहले जब हम हुकूमत कर रहे थे तो हमारे ज़माने में भी बड़े वाक़ात हुए। महबूबा मुफ्ती जी जब चीफ मिनिस्टर थी या मुफ्ती साहब थे तब भी हुए। जब यहाँ सदर रियासत का कानून था परसों तक, तो जम्मू के अंदर भी ख़तरनाक किस्म के, अगर हम ये जो मज़दूर हैं, लेकिन इसके बाद आर्मी के मेजर्स भी हुए, DIG भी मारे गए। कहने का मतलब ये है कि सफ़र तो जम्मू कश्मीर है, ज़ख्मी तो जम्मू कश्मीर है। जी। हमारे सामने एक चीज़ जो है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस पर कोई पॉलिटिक्स हो, लेकिन पॉलिटिक्स ये हो गया कि चूंकि ये वाक़ा हो गया, हम डिस्कस कर रहे हैं। कांग्रेस भी है, PDP भी है, BJP भी है,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वाक़ा हो गया। अगर वाक़ा नहीं हुआ होता तो हम चीज़ कोई और डिस्कशन करते। मैं दूसरी चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ देखा जाए, और मैं कहूँगा कि हमारे जो हेड ऑफ दी सिक्योरिटी हैं डीजी साहब या कोई भी हो, वो बयानात से थोड़ा परहेज करें। जिस दिन वो कहते हैं कि जनाब मिलिटेंट्स इतने रह गए, कोई ना कोई पंगा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एजेंसियाँ बिल्कुल कि ये कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ वो रूट प्लग करें, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। लोगों का कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि मुझे याद है एक वाक़ा हो गया मेरे एरिया में, वाक़ा हो गया, वहाँ फौजी 6 मारे गए, शहीद हो गए। और आपको पता है 3 गांव उठा के थाने में भर दिए, उनमें से तो कोई एक ही था ना, और महीना तक उनके पीछे चलते, कोई स्टाइल नहीं है ये करने का। आइडेंटिफाई करो कि जो उसके साथ है उसको पनिश करो, लेकिन अगर आप पूरे गांव को पनिश करते हो तो फिर इंसान बेबस हो जाता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत पहले भी की है। हम समझते हैं कि लोगों को ऑन बोर्ड सख्ती नहीं करनी चाहिए ना, लोगों को अनाउंसमेंट करना चाहिए कौन कौन इन्वॉल्व है, वो खुद और सामने उसके आ लिए जाए। वो जो जबरदस्त, मैं आप सुन लीजिए ना, अगर आप पूरे गांव को सजा देते हैं तो वो क्या कसूर है? अगर मैं करने वाला हूँ और मेरे भाई को सजा, अगर मैं कसूरवार हूँ और सरदार जी को सजा मिले, क्या जस्टिफाइड है? बशीर जी, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती करते हैं तो तभी पता चलता है ना, इनको थोड़ी पूछ के आते हैं कि वो एक आदमी के पास जाएंगे, ऐसी बात यही नहीं तो है। कमाल है, हालात ऐसे क्रिएट होते हैं, सिक्योरिटी वालों का सिक्योरिटी यही कमाल है। फोर्सेस को पूछना ही पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सुन पूरे लीजिए, गांव से पहले पूछना सुन लीजिए, पड़ेगा, पहले सरपंच सुन से लीजिए, पूछना मैं सुन पड़ेगा, लीजिए। फिर ही पता चलेगा ना मैंने कौन कहा सा एंटी नेशनल एलिमेंट है। बॉर्डर से चल के जब वो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, और एक बंदा हो सकता है, 2 बंदा हो सकता है, तो पूरा गांव कहां से जिम्मेदार हो गया? और फिर अगर आप फेल हो गए तो अपनी फेलियर उसके उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मैं कहता हूं, मतलब है सख्ती नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूं कि लोगों आपको को ये बर्ड वापस लेने चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। नहीं, आप अगर अब सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ी पता है इस गांव में कौन सा एंटी नेशनल एलिमेंट है। वो जब पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर ही पता चलेगा ना। और मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा व्यू पॉइंट रहा है कि सख्ती करनी चाहिए और बहुत ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, तभी ये हालात सुधरेंगे। तभी सुधरे हैं? नहीं, कौन सा सुधरा? कमाल बात करते हैं। यहाँ मैं बॉर्डर से रहता हूँ, मुझे मैं आपको बताता हूँ, आप चले जाइए, आप इक्का दुक्का बाहर पहाड़ी इलाकों में रहिए ना, एक दिन रात काट के आइए, एक दिन रात काट के आइए पहाड़ी इलाकों में, फिर मेरे साथ बात करिए बगैर सिक्योरिटी के। वो तो लोग रहते हैं ना, पहाड़ी इलाकों में जब वहां आतंकवादी घूम रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। जब बॉर्डर पे नहीं आप रोक सकते हैं तो वहां कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी इतनी सक्षम है, जब भी हम मैसेज करते हैं वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर आप लोगों को पता है पहाड़ों में घूम रहे हैं, मेरी बात तो मैं समझता हूँ कि मैंने उन्मूमन सुना है कि जनाब आज हमने मार दिए वो जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो जब वो इन्वॉल्व थे तो तब तक कहाँ रहे आप? जब तक उन्होंने काउंट नहीं किया तब तक क्यों नहीं एक्ट हुआ? तब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? दूसरी साइड आप ये भी स्टैंड ले रहे हैं, किसी को पूछना नहीं है। अगर किसी को पूछना नहीं, सख्ती नहीं करनी है तो ये मैं आपको कहता हूँ कि किसी को राजनीति तंग नहीं, बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहता। जी ऐसे है कि जैसे बशीर साहब ने कहा, जिसने गन उठा ली उसका कोई धर्म ही नहीं, धर्म नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन है। वो मैं कहता हूँ वो ऊपर वाले का भी दुश्मन है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हमने ये काम किया। लेकिन अब बात ये है कि जैसे मेरे भाई सरबजीत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती करेंगे। मैं आज भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, एलजी साहब की स्टेटमेंट थी, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, और बेगुनाह को उन्होंने कहा तंग नहीं किया जाएगा। ये भी एक बात है। दूसरी जो गुनाहगार को तो बख्शना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि बेगुनाह इसकी आड़ में ना आए, ये भी एक बात है। लेकिन एक बात और भी है कि जो लोकल स्पोर्ट है, देखिए इस वक्त ऐसी बात है कि चिंता का विषय, क्योंकि देखिए अभी अभी चुनाव हुआ है,
विनोद जी, आई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, आज इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कौन से कदम हमने उठाने। और सबसे बड़ी मुश्किल हमें जो आई है पिछले 5 सालों में, वो लोकल सपोर्ट का कम हो जाना है। उसके लिए हमारी नीतियां जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। देखिए मैंने तो पहले भी कहा भी कोई सरकार, अब चलो अब तो भारतीय जनता पार्टी को पता चला ना भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है मिलिटेंसी हो। पहले तो ये कहते थे एनसी, कांग्रेस और पीडीपी मिलिटेंट है कहते थे, और बड़ी बात उन्होंने जो कही, जो पहले डीजी साहब थे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे जो पॉलिटिकल पार्टियां आतंकियों की मददगार हैं। तो आज लोगों ने उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दिया ना, एक ऐड करना दिया ना। अब बात को समझिए, बात समझता कोई नहीं है। विनोद जी, एक ऐड करना चाहता हूँ। याद है आपको रियासी में कांड हुआ, वो बीजेपी का वहाँ जो बाज़ाब्ता बीजेपी का वहाँ था, वो ऑफिस बेरर था। ऑफिस बेरर था। अच्छा मुझे बताइए, जब तो इनको पता था, और जब वो पकड़ा गया, अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो क्या नुकसान करता? तो मुझे बताएं, बीजेपी हम समझते हैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, मगर है नहीं है। मैंने जहाँ हम चाहते हैं कि उनको पनिश करो, कोई रियायत मत करो, लेकिन किसी बेगुनाह को मत छोड़ो। और वो ये ही कमाल है सिक्योरिटी फोर्सेस का। अगर आप जम्मू कश्मीर को समझते हो, जम्मू कश्मीर क्या सारे मिलिटेंट हैं? सबने वोट दिया, सबने कहा 2% किया। मेरा स्टैंड है, इसको आइडेंटिफाई करो और वो जो उसको जहन्नम में भेज दो। लेकिन 98 को तो नहीं ना करना है। और आज मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, बीजेपी ने एक स्टैंड ले लिया। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, बनानी है और अगर नहीं बनाएंगे तो भुगतेंगे। मैं आपको अच्छी बात है, लोग सहयोग देते हैं। आपने फैसले लिए जी, आपने फैसले लिए। बीजेपी ने 10 साल में जितने भी फैसले लिए अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और आज वही बीजेपी कहां खड़ी है? इसलिए कि चाहे अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो भी 2% मदद कर सकती है। आपने कभी भी इन चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप एक्सपर्ट बन गए। ये हालत विनोद जी मैं ऐड कर दूं, जब भी कोई नया थानेदार लाके में लगता है ना, यहाँ आप गलत कोस रहे हो। एक मिनट, आप यहाँ गलत कोस रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर, मैं समझता हूं कि जितने एफर्ट्स और जितनी सोच और जितना उन्होंने मेहनत इस कश्मीर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और लोगों का सहयोग रहा है। मैं ठीक है, आज वोट की राजनीति छोड़िए, इससे ऊपर उठ के देखिए, कश्मीर के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है उसमें बहुत खुश हैं। आपको ये बहुत गलत फहमी है। वहां का ट्रेड, वहां का बिजनेस, वहां का शिकारे वाला, वहां का टैक्सी वाला, और देखिए वोट ठीक है, हम मानते हैं कहीं चूक होगी, इसके लिए देखेंगे। लेकिन आप ये सोचो, अपोजिशन ने कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। अब अपोजिशन आपको पूछ के आती कि हमने कैसे जहाज क्रॉस करने हैं, कैसे उनपे, कैसे वहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दिया। आप आपसे थोड़ी पूछना, हमारे पायलट वहां गिरे, 24 घंटे में वापस आए, ये पहली बार हुआ। आपकी बातें पूरी दुनिया ने देखा, अब और ये हमारा सख्ती से कदम हुआ। मैं किसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। जब कोई नया एसएचओ लगता है ना, थाने में थानेदार लगता है, तो वो गणमान्य लोगों की मीटिंग बुलाता है, जो उस इलाके की मीटिंग होती है ना, उसमें मेरे जैसे शुदाई को भी बुलाते हैं, बेचारा अपनी बात बता। फिर वो उनकी जब बातें करता है, उनसे आई कांटेक्ट करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, पता चल जाता है यार कौन मददगार है और कौन शैतान है, पता चल जाता है ना। ये पुलिस पब्लिक मीटिंगें क्यों होती हैं, ये आर्मी के सद्भावना कैंप क्यों होते हैं? बात समझिए, बहुत सारी चीजें मैं चैनल पर डिस्कस नहीं कर सकता, हम भी एक सिस्टम में रहे हैं, देखा। अब एक बात इसमें और है कि जैसे सरबजीत जी ने कहा, बाकियों ने कहा भी ठीक है, अब बात ये है कि जिनको ये जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको स्वीकार करना है, जो सरकार बन गई उसको स्वीकार करेंगे। अब ये लोग फैसला करेंगे। अब देखो, जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ बड़ा प्यार था कश्मीर के लोगों पर, वोट नहीं दिया, वोट नहीं मिला। मैंने ये सुनिए ना, हमें भी नहीं मिला जम्मू में, मैं कब कह रहा हूं मैं दिया, मेरी भी सुनिए, मैं आगे आ रहा हूं, नहीं दिया। हाँ भाई, केंद्र की जो नीतियां थी उसी के खिलाफ तो लोगों ने वोट डाला है। सुनिए, आपकी नीतियों के खिलाफ, देखिए आपने जहाजों की बात की, देखो कम्युनल बात करके आप दोबारा, मैं कम्युनल कर ही नहीं रहा, मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। आपने क्या किया, आपने
आपके जहाज थे। पार्टी तो सर वहाँ सुनिए मेरी अमन शाह नहीं चलो रहा। हमारा नहीं रहा, तीन आपका तो लोग- हमारे 3 तीन लोग एमएलए, जीते आपके तो हैं। आधे भी तीन नहीं। लोग सुनिए जीते हैं। अब इसमें मैं बात करता क्यों हूं। आधे नहीं, हमारे 29 लोग वो हाँ है, मैं कह रहा हूं। 29 इस पर मैं विधायक बात बने करूंगा हैं। ना। सुनिए, पहली बार मेरा जम्मू जवाब कश्मीर रह में गया। भारतीय जनता विनोद जी, पार्टी मेरा ने जवाब रह गया। इतना बढ़िया इन्होंने- प्रदर्शन हाँ, किया। बिल्कुल इन्होंने ये आपका आपको प्रदर्शन मानना और भी चाहिए। होना था आगे, आपके जहाजों में तेल पड़ा रह गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने एक स्थिर सरकार के लिए मौका दे दिया। अगर थोड़ी सी कमी हो जाती, वाकया आपके जहाज और पायलट बताते नहीं कब एमएलए गवा करके ले जाते और कब सरकार तोड़ते। ये तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आफरीन ये- देता हूं ये ऐसे- कि जिन्होंने एक स्टेबल ये- सच है ये ना, ऐसे पेपर बंद। कहने वाली इसमें बताइए बातें कोई हैं। झूठ है इसमें बताइए। कोई- और मैं देख रहा हूं भी चैनल पे वो वहाँ विकास गाड़ी की अरे मेरी सरकार बात बनी। सुनो, सबसे सिर्फ ज्यादा लोगों ने कोई बनाया, सीटें हमने आपने रातों 29 रात ली लेके- हैं। चलिए तो छोड़िए, किसने मैं उस पे- इंटरफेयर किया मैं कहाँ? इस पे भी नहीं जाता। मैं कहता हूं अगर जाते, अगर कोई जो जम्मू देखो कश्मीर की भारतीय जनता कोई पार्टी गलती कर कार्यकर्ताओं जाती, की पार्टी आप है जाते आगे। और लोगों आपके ने पास जवाब मेहनत चलिए, की। चलिए, यहाँ मैं हमने कहता हूं, सबसे बड़ा प्रदर्शन जो किया। 70 आपको साल मैंडेट है, में भारतीय दो जनता पार्टियों को पार्टी बड़ा का मैंडेट है। बेहतर प्रदर्शन शराब जहाँ साहब, एक बात 29 मानिए, विधायक हमने जम्मू बनाए। कश्मीर के लोगों ने और दो दुख की बात है पार्टियों को विनोद जी, मैंडेट दिया। कांग्रेस इन का दोनों की 70 साल में सबसे बुरा जी, जी। पतन मैं- प्रदर्शन जो बशीर हुआ, साहब, ये भी जम्मू बात कश्मीर मानने की वाली। जनता ने भाई- मैं एक ही बात करके फिर आप बोलिएगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने 2 पार्टियों को मैंडेट दिया जी, ये समझना चाहिए ना। अब आप दोनों लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उस मैंडेट की कदर करनी। जहां पर आप गलत हो गए हम तो क्रिटिसाइज करेंगे एक अपोजिशन के मिनट, तौर मैं पर। इंटरवेन करूंगा। हाँ। एक मिनट, आपने सवाल किया। एक मिनट, एक अरे जी, मिनट, जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंडेट की कदर करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि जो एक आदमी भी जीता है, जिसको लोगों ने चुन के बैठा, चुन के उसको भेजा भी है। साथ लेके चलना है। बिल्कुल लेना है। उसको उसकी राय का भी वजन रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो आइंदा यही हाल होगा। यही जो चलिए हमारी सराफ सोच है, साहब रखना है। देखिए 2 बातें हैं। एक बात ये है कि अगर सिक्योरिटी वाली बात जो भी चल रहा था डिस्कशन, उसमें मोहल्ला, जैसे मैं अपने मोहल्ले कैनाल रोड पे रहता हूँ, नानक नगर में रहते हूँ, कोई कहीं, हर बंदे को पता होगा मेरे मोहल्ले में 10-12 जो एलिमेंट्स हैं किस तरह वो के? कौन है, बाकी पे नहीं होता उन पे। अगर पुलिस को यही नहीं पता इस मोहल्ले में 12 लोग या 10 लोग या 5 लोग कौन है, तो गांव को हरास करने का क्या मतलब है? आपको भी गांव में पता होता है, हम जहाँ रहते हैं सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कौन बंदा सही है कौन गलत है, कम कौन से कम suspicious सराफ है। साहब सुनिए, आज हमें राजनीति नहीं करनी बीजेपी चाहिए। सुनिए, को ना, मेरी बात बीजेपी बिल्कुल को ये आज पता का नहीं दिन था जवाब इसके घर में देखिए कौन है। 7 लोगों की सुनो, हत्याएं हुई मैं हैं। उसका अभी अभी दुख है। हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे पीडीपी के उनकी क्रिमिनेशन से आ रहे हैं। हमें आज ये राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहां सख्ती, क्यों नहीं सख्ती होनी है। मेरी बात सुन अगर देखिए लीजिए, सिक्योरिटी आप समझ फोर्सेस नहीं को थोड़ी चाहते। पता है कि इन्होंने अपना टाइम ले लिया, एंटी अब मुझे नेशनल बात लोग करने कौन से दो। हैं, नहीं, मैं- कौन से मेरी लोग बात हैं सुनिए, जो आप बोल रहे हो मददगार हैं चुपता, अब आतंकवादी। मेरी सुनो, ये नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके थानेदार और आपकी पुलिस जो होम मिनिस्टर के अंडर है, अगर वो आइडेंटिफाई उसको नहीं पता इस मोहल्ले मेरे तो नालायक थाने में कौन बंदे सस्पिशियस हैं, कौन बंदे क्रिमिनल हैं, कौन बंदे एंटी सोशल हैं, तो उसको थानेदार रहने का हक नहीं नहीं है। है। ये मैं आपको बता देखिए, रहा हूँ, समझा ये- करो बात। और सुनिए, ये बड़ी बात बड़ी बातें नहीं थानेदार करो के आप। लेवल की नहीं हमारे है। जी मतलब हमारा रिकॉर्ड हुआ 62, आप 90 कैंडिडेट खड़े नहीं कर सके, आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले। फिर आपने अरे भाई, 62 काम खड़े किए। करने के बाद सुनिए, 29 62 लिए। में 29 आपने जीते, 31 बेशुमार में आप हार कैंडिडेट गए। खड़े किए अरे अपनी हार और बताओ। 70 साल में पतन हुआ। 6 जीते। नहीं 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 तो आप इस पे हमारी भी छोड़िए आप ना। इस पे भी भारतीय आप जनता बात- पार्टी पे पहले कटाश तो- कर रहे हैं। पहले 90 आपने खड़े अरे नहीं किए। अरे 70 आपको साल 90 मिले में नहीं। आपका पतन हो गया, पतन 90 हो गया। मिले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन बेहतर, हमने हाँ, 29 क्योंकि विधायक 29, जितवाए 62 और में 29 भारी जीते। और डैडी, विनोद जी डैडी, कोई भी मैं दौड़ में दूसरे नंबर पे आया, छोटे मोटे शाबाश मार्जिन बेटा, से कितने लोग थे कहता नहीं, दो। भारी लीड सुनिए, से भारतीय जनता सुनिए मेरी पार्टी बात, के आप- विधायक जहां जीते आपके हैं पास कैंडिडेट या क्यों तो- नहीं थे? अरे आप खुद कह रहे हो हमने कम कैंडिडेट खड़ा करने के बाद 29 पे आए। आपके पास 5 कैंडिडेट थे, 6 है। सुनिए, अरे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब सुनो। वो मैं कह रहा हूँ उनकी बैसाखियों पे आप जीते हो, अगर वो नहीं ना देते तो 6 के आप 0 थे। अरे ये आपको बात आप माननी हमारी चाहिए। चिंता क्यों कर रहे हो? आप अपनी करो ना। 29 अरे आप कहते हैं 29 और भारी लीड से जीते हैं भारतीय अरे जनता सुनिए, पार्टी के विधायक, ये आपको माननी आपका- चाहिए। सुनिए, एक मिनट, पूरा आप- लोएब आप- लश्कर आप- यहाँ बैठा आप- रहा। आप गलतफहमी 62 कर रहे हैं। सीटों में हम 90 में alliance- 62 पे लड़े, pre-election 30 तो वैसे alliance- गई। हम उसके pre-election बाद आप आ alliance में गए लड़े। इसमें प्री इलेक्शन अलायंस नहीं था। अरे हारे तो ज्यादा हो। आपने इनके अध्यक्ष जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया। भूतपूर्व कौन से? आपने सारे भूत हैं। नहीं तारीख कर रहा, तारीख करा के नहीं तारीख करा नहीं, मीर के खिलाफ भी ये
जो हमारे बनिहाल वाले हैं बकार रसूल के खिलाफ आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, आपने वहां से सुरूरी के खिलाफ वो किया, क्या नाम है उनका, प्यारेलाल शर्मा जी, अरे सब आपके थे। और फिर आपने, अच्छी बात है, आपने कांग्रेस का पतन करने में अगर आप थोड़ी बहुत ही बैसाखियां ना देते तो शेब नहीं रहते जो जीरो पे आए। आप अपनी बताओ, आप इतनी हारे कैसे? आप उसमें अरे हम कहाँ आ रहे हैं? अरे सुनिए, 70 साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हमारा हुआ। डबल फिगर में नहीं पहुंचे, आप 150-200 डबल फिगर में नहीं, हमने 110 थे ना 90 में से लेने थे, 29 विधायक हमारे। अरे 29 है, हारे कितने? जितों को मैंडेट दिए वो भी तो बताओ, अरे पूरी भाई, स्टेटमेंट दो। अरे भाई आप खुद कह रहे हो हमने कम को दिया और ज्यादा जीते, अच्छी बात है ना, आपने बहुत ज्यादा को दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी के साथ मैच 6 लेके आए हैं, 6 लेके आए हैं। 62 में आप आए और 10 साल से हुकूमत कर रहे थे और उसके बाद आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 62 में 70 साल में पतन हो गया कांग्रेस का यहाँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे 6 बन गए। मैं तो कह रहा हूँ जीरो थे, अगर एमसी के साथ आपका अलायंस नहीं ना तो आप जीरो थे। आज शशिभूषण जी का शशिभूषण अबरोल जी का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे और वो जावेद क्या नाम थे वो जुगल किशोर शर्मा भी वहाँ पे मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या। जावेदार था मिनिस्टर, जावेदार मिनिस्टर जावेदार। हेलो, की मांग करते हैं हमें। जी हाँ जी, उन्होंने भी हमें पूरा, आपने हमें बच्चे की पूरी जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, जो पूरी इंजीनियरिंग की जो फीस है, एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी और हमारी बहन को जॉब भी देगी। और छोटी बेटी है, उसका भी परवरिश करनी है, उसको तो भूखा नहीं मारना ना, उसकी भी परवरिश करनी है। कौन खिलाएगा? बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनके कितनी देर रहेंगे उसके साथ? और साल 2 साल और तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो हमें उनके लिए जॉब चाहिए हमें बस। बेटा क्या करता है? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, इसी महीने गया इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल में भी आई। और छोटी बेटी? छोटी बेटी 4th क्लास में है। जो आश्वस्त किया, आप विश्वास करते हैं? हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, उन्होंने हमें पूरा विश्वास करके ही हमें उन्होंने बोला कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमने उनको बोला था रिटर्न में लिख के दो, मगर उन्होंने कहा आप हम पे पूरा विश्वास रखिए, हमने जो बोला है वो हम करके ही बताएंगे। और हमें उनके विश्वास। देखिए, बड़ी दुखदायक घटना जो है वो घटी है। शशि अबरोल साहब जो कि एक पेशे से इंजीनियर थे और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे, और कश्मीर घाटी गांदरबल ज़िला में वो कार्य कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक टनल बन रहा है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे। अचानक ही रात को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की शहादत हुई है और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कश्मीर घाटी से एक डॉक्टर हैं और जहां जम्मू से हमारे शशि अबरोल जी थे, और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। आतंकवादियों द्वारा इस कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम ही है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए, आतंकवाद पर और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद को कुचलने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको जितने कड़े लफ्ज़ों में इसको कंडेम्ड किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए, और अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप इसी से भी हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला तो यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले, और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से एक बच्चे को, अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए।
तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों, और जाके उमर साहब को बताएंगे और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं उमर साहब, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये बात लेके हम उमर साहब के जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको एक उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। तो दर्शकों, आपने देखा सुरेंद्र चौधरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और साथ साथ में जावेद डार भी पहुंचे थे। और बड़ी बात यह है कि ये विवेकपूर्ण फैसला था। खुद उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इनको स्पेशली इसीलिए कश्मीर से भेजा और उन्होंने परिवार से मिला, परिवार की सुनी और आश्वस्त किया, और वहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया, और ये कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास जा कर के और जल्द ही जल्द जो इनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा SRO 43 के तहत। मुझे लगता है सोनू जी, सियासत तो मैं भी चाहता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की आदतें कब तक चलती रहेंगी और कब तक हम सांत्वना देते रहेंगे उन परिवारों को जिन परिवारों का एक सदस्य चला जाता है। देखिए विनोद जी, मैंने यही कहा कि इस मसले का परमानेंट हल चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, आज मैं सुन रहा था, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने अच्छी बात है, उन्होंने उनके परिवार की जो बात भी सुनी, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, होनी तो चाहिए, चलिए ठीक है, वो सरकार के एंड से होगा। लेकिन जिस चीज़ जो बीमारी की जड़ है हमने बात उसके ऊपर कर दी, इस नासूर को हमने सदा के लिए ख़त्म करना है, क्योंकि और कितनी माताएं बहनें जो हैं वो अपने घरों में ये मातम देखेंगी, और इस मैं कह रहा हूँ इसका पता थोड़ी है कौन इसकी चपेट में आ जाए। ये कल को मैं भी हो सकता हूँ, बशीर साहब आप भी हो सकते हैं, विनोद जी आप भी हो सकते हैं, सराफ साहब भी हो सकते हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि इस मसले पर सियासत नहीं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होना चाहिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पर सिंसियर एफर्ट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जो लोकल सपोर्ट आपने कम हो गई है, कोई नीतियाँ आपकी ऐसी थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोकल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ठीक बात कही बशीर साहब ने, अगर कोई सिंगल MLA है उसकी भी बात सुनिए, उसको बिठाइए और पूछिए भाई ये एक कॉमन मसला है जो जम्मू कश्मीर के हर क्या पूरे हिंदुस्तान का मसला है, क्योंकि जब एक घटना घटती है पूरा हिंदुस्तान जो है वो दुखद होता है। वो जब लोग टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, सो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं भी वहाँ पे जाके गमगीन था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग इस बात को समझिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होइए, जो जो कदम उठाने की जरूरत है सब साथ दीजिए, और हम इसका परमानेंट हल चाहते हैं, वो चाहे बातचीत से है और चाहे सरकार के द्वारा से है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो भी इकट्ठे होकर इसका परमानेंट हल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को निकाल के दीजिए। सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शब्दों में इस चीज़ को नहीं बयान कर सकते, उनका जो दुख है, जो कष्ट है, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सारी राजनीतिक दल अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस गंभीर मुद्दे पर एकजुट हो जाए और आतंकवाद के खात्मे के लिए आगे बढ़े। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।